So hello everyone, welcome back to my channel Simplify with Aditi Doria. This is the fourth and the last part of your geography chapter Lifelines of National Economy. We have already covered the transportation sector in the previous parts of this chapter. In this part, we'll be covering the communication sector and the trade related aspect of the economy. And you must be knowing what I'm going to say next. You'll be needing a geography book for the purpose of this video. If you don't have it right now, I have provided a link to that book in the description. Download it, keep it ready for the purpose of this video, and let us get started. Now let's start with communication first. अभी communication जो है ना, it is of two categories, two types. इंडिया में भी दो टाइप की communication होती है. एक होती है personal communication and the second one is mass communication. Personal communication is the one जब दो या तीन लोग या कुछ और लोग आपस में एक दूसरे से personal बातें करते हैं. Like you're talking to your family members, you're talking to your friends, or you're writing letters to someone, you're sending emails to someone. All these are examples of the personal communication. Whereas mass communication हो गई जब एक बार में आप ज़्यादा wider audience तक reach कर सकते हो. Like what we are doing right now, this is an example of mass communication. That I'm able to reach out to many people by this video. या फिर आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते होंगे तो वो न्यूज़पेपर्स एक साथ बहुत सारे मास ऑडियंस में सर्कुलेट होते हैं. Then there are pamphlets, there are magazines, या even अगर हमारा टीवी भी जो है, टीवी एक मीडिया का ही फॉर्म है कि जहाँ पे टीवी के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है या बहुत सारे लोगों को एक साथ रीच किया जा सकता है. अब चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल्स हो, चाहे वो मूवीज हो. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. अभी दोनों कैटेगरीज को एक एक करके समझेंगे. द फर्स्ट वन इज द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. As we just discussed, personal communication वो communication है which takes place between two or more people. It can be over telephone or mobile phone. It can be through postal networks or courier services. अब इंडिया में जो postal network है वो काफ़ी ज़्यादा developed है. Also a fun fact, India has the largest number of post offices in the whole world. So that justifies the fact कि इंडिया में postal network कितना important है. अब इंडिया में केवल पोस्ट नहीं, हैंड रिटन लेटर्स नहीं, बल्कि कोरियर्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और इन कोरियर्स या लेटर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनकी फास्टर डिलीवरी को पॉसिबल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने टाउन्स और सिटीज़ में 6 मेल चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया है. ये 6 मेल चैनल्स होते हैं जहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं, कोरियर्स हैं, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एंड डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी कैटेगरी में डाले गए हैं उसके हिसाब से उनको पोस्ट किया जाता है, जिससे कि स्पीडी पोस्ट या स्पीडी डिलीवरी पॉसिबल हो सके. फिर जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, आज के टाइम में तो चलो मोबाइल फ़ोन्स है, बट पहले इतने नहीं थे. लैंडलाइन फ़ोन्स के थ्रू हमारे यहाँ कम्युनिकेशन होता था. तो हमारी गवर्नमेंट ने जो लोकल कॉल्स हैं, ISD कॉल्स हैं, STD कॉल्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी. आज के टाइम पे इंडिया की सारी विलेजेस ऐसी हैं जहाँ पे STD फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. तो करके हमारी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई भी टाइप की लैकिंग ना हो, वो कहीं भी कोई कमी ना हो उसमें. These are all the important features of the personal communication. Let us now discuss the mass communication. Mass communication वो communication है जहाँ पे several people can be reached out at the same time. उसको हम mass communication कहते हैं. मास कम्युनिकेशन से एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करी जा सकती है और अवेयरनेस भी क्रिएट करी जा सकती है. इंडिया में या इन जनरल मास कम्युनिकेशन को हम दो टाइप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रिंट मीडिया एंड द सेकेंड वन कैन बी द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया हो गई सारी प्रिंटेड चीज़ें लाइक न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, मैगजीन्स. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई हमारी जितने भी हमारे रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन आज के टाइम पे होती है, ये सारा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नाउ डिस्कसिंग द प्रिंट मीडिया फर्स्ट. इंडिया में प्रिंट मीडिया बहुत डेवलप्ड है. इंडिया में बहुत न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स पब्लिश करे जाते हैं. एंड इट इज़ अ फैक्ट कि इंडिया में जो न्यूज़पेपर्स हैं या जर्नल्स हैं उनको मोर दैन 100 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता है. 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट से भी ज़्यादा में वो पब्लिश होती हैं. तो बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस में भी इनका पब्लिकेशन होता है जस्ट सो दैट उनको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, हर कोई उनको रीड कर सके. नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर हम बात करें टीवी की, तो टीवी में हमारी गवर्नमेंट का एक खुद का चैनल भी है, दूरदर्शन. उसे हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल चैनल भी कह सकते हैं. उसमें अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं और सारे एज ग्रुप के लोग ही उस चैनल को देख सकते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ रेडियो फैसिलिटीज़ भी हैं और हमारी गवर्नमेंट का भी एक रेडियो चैनल है, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसे कहा जाता है, और सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट्स, हाईलाइट्स उस चैनल के थ्रू भी रीच करे जा सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो इंडिया में है। अभी जो मास कम्युनिकेशन वाला पूरा क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मास कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया या राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो ये पूरे 5 पॉइंट्स हैं, एज इट इज आप इसको एक लॉन्ग आंसर के तौर पे इस कंटेंट को लिख सकते हैं। नाउ रीड टिल पेज 90 ऑफ योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड देन रिज्यूम द वीडियो अगेन। So let us start with trade now. This is the last part of this chapter. Now what is trade? ट्रेड होता है कि जब भी दो कंट्रीज के बीच में, लोगों के बीच में या सिटीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाए, इट इज़ रेफर्ड टू एज ट्रेड। और जब यही ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होता है तो इसको हम कह देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ समटाइम्स पीपल से कि हायर द इंटरनेशनल ट्रेड ग्रेटर इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, कि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा इकोनॉमी का प्रोग्रेस उतना ज़्यादा होगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट है, इतना एसेंशियल क्यों है? पहला पॉइंट वेरी सिंपल, कोई भी कंट्री कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग इट नीड्स, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हर कंट्री में नहीं होते। देयरफॉर इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से उन रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया जा सकता है या फिर उन गुड्स को दूसरी कंट्री से खरीदा जा सकता है। देन सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट विच इज क्वाइट रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट, हर कंट्री में कुछ गुड्स हैं जिनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है और कुछ गुड्स हैं जिनका थोड़ा डेफिसिट प्रोडक्शन होता है, थोड़ा ज़रूरत से कम प्रोडक्शन होता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जो एक्स्ट्रा गुड्स हैं, उनको दूसरी कंट्रीज को सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है और उसी प्रॉफिट से उन गुड्स को खरीदा जा सकता है जिनका प्रोडक्शन थोड़ा डेफिसिट में हो रहा है। सो बेसिकली एक बैलेंस इंश्योर हो पाता है बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन। सो कंट्री में जो गुड्स का प्रोडक्शन है उसमें हम एक बैलेंस इंश्योर कर पाते हैं। Then the third important role that international trade has played in Indian economy is कि international trade के कारण हमारी कंट्री में बहुत लोगों के जो इनकम लेवल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। The income levels of people have increased. Also international trade के कारण बहुत foreign exchange reserves हमारी कंट्री ने अर्न करे हैं। Foreign exchange reserves are very important for economy's development, तो वो काफ़ी हद तक international trade के थ्रू मिल जाते हैं। फिर हमारी कंट्री में हमेशा से सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी। सो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ थी, हायर टेक्नोलॉजीज़ थी, उनको इंपोर्ट किया जा सका और हमारी कंट्री में जो गुड्स का प्रोडक्शन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखा जा सका। एंड देयरफॉर हम इंटरनेशनल ट्रेड को एक कंट्री के प्रोग्रेस का बैरोमीटर या फिर इंडेक्स भी कहते हैं। कोई भी कंट्री में सारे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सारे रिसोर्सेज हर कंट्री में प्रेजेंट हों और हर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सो इंटरनेशनल ट्रेड इस प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इसी इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म यूज़ किया गया है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट वो होते हैं जो हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजते हैं। तो एक्सपोर्ट्स बेसिकली हमारी इनकम है, हमारा प्रॉफिट अर्निंग का सोर्स है। इम्पोर्ट्स वो है जो हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, दूसरी कंट्री से मंगाते हैं। तो देखा जाए तो इम्पोर्ट एक तरीके का खर्चा है, एक्सपेंस है। So balance of trade is the difference between the export and the import. जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का उसी को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल यानी फायदेमंद तब होगा जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट्स कम होंगे, यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा और खर्चा कम होगा। और यही बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल तब हो जाएगा जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, यानी कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो और हमारी प्रॉफिट कम हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल डिपेंडिंग ऑन कि एक कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की क्या सिचुएशन चल रही है। Now read till page 91 of your geography NCERT and then resume the video again. अब sometimes tourism is also referred to as trade. टूरिज्म को भी ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान लिया जाता है। हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल्कि टूरिज्म हमारी कंट्री में काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। फिलहाल मेरे पास 2015 का जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं, जो अराइवल हो रहा है, टूरिस्ट अराइवल, उसमें हमें मोर देन 4.5% का इंक्रीज देखने को मिलता है। अभी जितना ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल होगा उतनी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगी।
सो इन जनरल टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी. हमारी कंट्री में बहुत एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी है जो टूरिज्म पे टिकी हुई है. there are more than 15 million people जो कि डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में, टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है. फिर टूरिज्म के कारण हमारे कंट्री के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्टिसंस हैं, उनको बूस्ट मिलता है, हमारे कल्चर को बूस्ट मिलता है, हमारे कल्चर को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, जब हम अपनी कंट्री के कल्चर को, हैंडीक्राफ्ट्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर पाते हैं, उनको एक ग्लोबल फेस दे पाते हैं. अब इंडिया में जो टूरिज्म है वो ऐसा नहीं है कि केवल लोग घूमने फिरने के लिए इंडिया आते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूरिज्म. इंडिया में हेरिटेज टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, बिजनेस टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, देन कल्चरल टूरिज्म है. So there are different kinds of tourism. People visit India for different purposes. Any which ways, कोई पर्पस से विजिट करें, tourism is always profitable, and that is why हमारी गवर्नमेंट बहुत concerted efforts कर रही है in this field कि tourism को और प्रमोट किया जा सके. Now read till page 92 of your geography NCERT. And that now finally brings us to the end of this chapter. If you like this video, please give it a big thumbs up, share it with your friends. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. And for the complete playlist of this chapter, please click here.